धन्यवाद। ब्रेक के पहले हमने जिंदा रहने को लेके कुछ बात बोर्ड पे लेके आए, जीने की थोड़ी सी क्लैरिटी और हो जाए तो कुछ आगे बढ़ते हैं, फिर लौट के बात करेंगे। क्या लौट के बात करने लायक है? हाँ जी, चलें? चलिए, देखिए, कहने की कोशिश ये है कि यदि एड्रेस ही गलत है तो कितने घंटे मेहनत करें कि मंजिल पे पहुंच जाएं? यदि एड्रेस ही गलत है तो कितने घंटे मेहनत करने से मंजिल तक पहुंच जाएंगे? पक्का? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 18 घंटे मेहनत करते हैं कि आप 24 घंटे मेहनत करते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप थ्रू आउट स्टेट टॉपर हैं, आप आईएएस हो गए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम 25 की एज में थे तो जिन चीज़ों को बहुत बड़ा मानते थे या सफल मानते थे, आज 50-60 तक पहुँचते पहुँचते सबका रंग फीका पड़ गया है। और मैंने सुबह भी आपसे शेयर किया, सारी ज़िंदगी क्या कमाया वो 60 के बाद पता चलता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जो 60 पहुँचे हैं और जो नहीं भी पहुँचे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि सारी ज़िंदगी क्या कमाया उसका पता 60 के बाद चलता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस ज़िंदगी की हम तलाश हैं, जैसा हमारी बहन ने कहा कि बीच बीच में कुछ अच्छा लगता है, जो बीच बीच में अच्छा लगता है उसको फुल टाइम किया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। चाहे वो कोई सेवा है, चाहे वो कोई मंत्र जाप है, ये काम 24 घंटे नहीं हो सकते, जबकि हमको 24 घंटे किसी चीज़ की तलाश है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभा में कमी नहीं है, हमारी मेहनत में कमी नहीं है। यदि एड्रेस ही गलत है तो कितने भी घंटे मेहनत करें वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। अगले 1.5 घंटे में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं एड्रेस तो गलत नहीं था। तो ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हुई है, थोड़ी सी उस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ब्रेक के पहले तक हमने जिंदा रहने की बात की। जिंदा रहने का कुल मतलब इतना है कि आहार, निद्रा, भय और प्रजनन और 5 इंद्रियों के माध्यम से मानव सुख की तलाश करता है, क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता के कारण ही मानव में अपने पहचान और सम्मान की तलाश है। अपने पहचान और सम्मान की तलाश के क्रम में कभी रूप से, कभी बल से, कभी धन से और कभी पद से और कभी चारों से हम अपने पहचान और सम्मान की तलाश में हैं। और फाइनली हमने देखा कि सम्मान और पहचान हम स्थायी चाहते हैं। जितना सम्मान हमको आज मिल रहा है इससे कम हो जाए, ऐसा हम में से कोई नहीं चाहेगा। हाँ, ये और बढ़ जाए, ऐसा हम सभी चाहते ही हैं। तो सम्मान और पहचान हम स्थायी चाहते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से चाहते हैं वो कैसी हैं? वो अस्थायी हैं, परिवर्तनशील हैं। एक लोचा शब्द गुजरात में बहुत चलता है, राजस्थान में नहीं चलता है। चलता है? हाँ, तो नहीं तो मैं पूछने वाला था कि लोचे का पैरेलल शब्द क्या है? लफड़ा? लफड़ा पक्का? देखो, आप राजस्थानी बेशक हो, गुजरात में रहते हो, फिर भी राजस्थानी, ये ठीक है। तो इसको समझेंगे, जैसे समझने लायक जो चीज़ है, जैसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो इंद्रियों से सुखी होना चाहते हैं? हम सभी, कम और ज़्यादा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें कितना लोचा है, कितना लफड़ा है? नंबर 1,
आप में से कोई बोलेगा कि मैं बोलूं? इसमें किस तरह की प्रॉब्लम है? पहले ऐसा करते हैं, इधर वाले भाग को पूरा करते हैं, फिर लौट के इधर आएंगे। तो पहले जीने पे चर्चा कर लेते हैं कि फिर जीना किसको बोल रहे हैं। हाँ जी, सभी एक साथ। जीना किसको बोल रहे हैं? तो इसको उल्टा करके देख लेते हैं कि कब जीना नहीं होता है। कब जीना नहीं होता है? कब नहीं होता है? गरीबी में जीना होता है कि झेलना होता है? अपमान, दरिद्रता, अनिश्चितता, असुरक्षा, तो जितने भी नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी के साथ में जीना नहीं होता है, नेगेटिविटी के साथ में झेलना होता है। तो दो ही काम होते हैं, या तो जीना होता है नहीं तो झेलना होता है। थोड़ा हमने एक्सट्रीम एंड पे जाके देखा कि कब जीना नहीं होता है। अब इसको वापस लेके आते हैं, जीना कैसे होता है, कब होता है। तो एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं। कहा कि स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है। जब भी मैं स्वयं में विश्वास के साथ हूं, इसका नाम जीना है। और जब भी विश्वास में कमी है, विश्वास में कमी कैसा हो सकती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, है ना, मैं जी नहीं पा रहा हूं, मैं जो समझा हूं उसको समझा नहीं पा रहा हूं, मैं कोई चीज़ सीख नहीं पा रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं, सिखा नहीं पा रहा हूं। तो कितने भी आयाम में विश्वास की कमी को हम इस रूप में पहचान सकते हैं। थोड़ा स्वयं के प्रति विश्वास को समझने के लिए मैं आपके सामने एक लाइन और इंट्रोड्यूस करता हूं। दोनों में क्या फ़र्क है आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे मैं कहूं कि गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास, दोनों में क्या अंतर है? गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास। गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास आया तो कैसे आया, और स्वयं के प्रति आएगा तो कैसे आएगा? गाड़ी चलाना स्किल है। माइक ले लीजिए, माइक थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। गाड़ी चलाना अगर आता है तो वो मेरा स्किल हुआ। तो अगर वो मैं चला पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस उससे डेवलप हुआ, तो वो एक स्किल का हुआ। मतलब अगर कोई और फील्ड होगा तो उसमें अगर कॉन्फिडेंस लूज है तो अगेन वो फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ में हुआ। और खुद के प्रति विश्वास का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो, आप मतलब खुद में पीस में हो और किसी और से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी और नेगेटिविटी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और खुद में पूर्ण हो। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस है। क्या कोई व्यक्ति को सभी स्किल्स के प्रति विश्वास आए तो ही विश्वास होगा? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। मेरे को खाना भी बनाना आ जाए, एरोप्लेन भी चलाना आ जाए, है ना, ऐसी मेरी ज़रूरत नहीं है। ये संभव भी नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं। तो स्किल एक आदमी के पास कितना होगा वो हमेशा लिमिटेड है ना। लेकिन स्वयं के प्रति विश्वास ये ऑप्शनल है कि ये हम सबकी ज़रूरत है। तो स्वयं के प्रति विश्वास मतलब मैं गाड़ी चला सकता हूँ, ये स्वयं के प्रति विश्वास है या गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास? क्या गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास स्वयं के प्रति विश्वास हो सकता है? जिस तरह गाड़ी चलाने पर मुझे विश्वास आ जाता है कि मैं गाड़ी अच्छे से चला सकता हूँ, उसी तरह से अगर मैं अपने जीवन को सही से चला पा रहा हूँ तो मुझे भी विश्वास हो जाएगा कि जीवन को सही से चला पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जीवन से जो भी, एक तो है जो जिंदा रहने के स्रोत हैं, उसके अलावा जो जीने के स्रोत है, अगर उनके ऊपर मैं चल पा रहा हूँ। जीने के स्रोत क्या है? जीने के स्रोत जैसे हमने स्वयं के प्रति विश्वास हो, मुझे स्वयं के प्रति विश्वास, मैं समृद्धि को प्राप्त हूँ, मेरे जीवन में जो परिवार के साथ संबंध है, मेरा संबंध अच्छा है, मेरे में समझ विकसित है, मैं एक शिकायत मुक्त जीवन जी पा रहा हूँ, ये सब एक जीने के साधन है। तो ये सब आप फ्रूट की बात कर रहे हो कि फ्रूट ऐसा आ जाए। हाँ।
फ्रूट ऐसा आ जाए तो उसके लिए रूट क्या हो? माइक आगे। मेरा परिवार समृद्ध हो जाए, मेरे परिवार में कोई शिकायत ना हो, समाज भी भय से मुक्त हो जाए, ये सब फ्रूट है। लेकिन ये कैसे होगा? पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए बाहर की एनर्जी जैसे कि फ्यूल फ्यूल। उसके लिए, बट हमें जो अपने आप को चलाना है उसके लिए हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। वो कैसे आएगा? वही है जब हम जीवन विद्या, ओ, सब चीज की अब एक ही दवाई है। मतलब जो भी यही है। गड़बड़ी है इसको जीवन विद्या के गले में डाल दो। हाँ नहीं, मतलब ये है कि हमें ये देख के टेक्निकली बताओ कैसे होगा? उसके भाई लिए गाड़ी सबसे चलाने के पहले- प्रति विश्वास कैसे आया? गाड़ी का मैकेनिज्म समझा, है ना? गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, है ना? सब कुछ पे ध्यान दिया, प्रैक्टिस किया और एक दिन चला लिया। को गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास गाड़ी को समझने से आया, गाड़ी को सीखने से आया। स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? स्वयं के प्रति भी अपने जो आसपास रिश्ता में कैसे बना के चलना है, यहाँ नेचर से। स्वयं को समझने से आएगा, स्वयं को समझने से। आप कहाँ हैं? इधर इधर बगल में ही है, अच्छा बगल में ही है। अच्छा, बगल में ही थे। स्वयं के प्रति विश्वास। माइक क्या सबके लिए समान है, आवाज वहीं से देता है। हाँ जी। जैसे गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास आया, गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी कैसे चलती है? गाड़ी क्या है, हाँ कब क्या होता है। हाँ। तो वैसे ही अगर मुझे स्वयं के प्रति विश्वास लाना है तो मुझे स्वयं को समझना पड़ेगा, मैं स्वयं कैसे काम करता हूँ, कैसे मेरे काम शरीर- करता हूँ, क्या समझना पड़ेगा मेरी स्वयं में? कल्पनाशीलता कैसे काम करती है, मेरे विचार कैसे आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये आते तो यही क्यों आते, दूसरे क्यों नहीं आते। बहुत फिर बढ़िया। मैं आगे क्या उम्मीद करता हूँ, क्या आशा रखता हूँ, इन सबको समझूंगा। मैं हूँ क्यों, मैं क्या हूँ, मैं कैसे बना हूँ, इनको समझूंगा। मेरी विचार किस बात के पीछे, मेरे भाव क्या चल रहे हैं, क्या इच्छाएं हैं मेरी, वो सब कैसे कहाँ से क्या होता है, उनको समझूंगा, सबको समझ जाऊंगा तो मुझे विश्वास आएगा। अभी तो मैं समझता नहीं हूँ तो विश्वास भी नहीं है। हाँ जी, कैसी लग रही है इनकी बात? बहुत अच्छी। इनकी बात कैसी लगी? हाँ जी, कानपुर अच्छी। के बाजू में चलते हैं। यस। कानपुर के बाजू में। अच्छा, पहले कानपुर बोलेगा, पहले कानपुर बोलेगा। भैया परिचय हमको परिचय आपका करते संजय श्रीवास्तव फ्रॉम कानपुर। एक तो जैसे भैया ने बताया कि हमें अपने भाव और विचार को देखना पड़ेगा, साथ में जो मेरे को इससे इम्पोर्टेंट लगता है कि जिससे जो हमारा सामने वाला उसके भी भाव और विचार को हमें समझना पड़ेगा। तो पहले मेरे समझ में आएंगे कि पहले दूसरे के समझ में पहले आएंगे? मेरे समझ में आएंगे, उसको समझें, और जिससे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है उसके भी भाव और विचार को अगर हम समझने लगेंगे। वो अगर है ही नहीं उसमें, जी अगर मगर उधर कुछ नहीं है। जी। देखिए, फिर से कहना चाहता हूँ, बहुत जोर से कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, ठीक से पकड़ लीजिए। एक एटम पकड़ में आया तो पूरा जड़ संसार पकड़ में आ गया। हर एटम को समझने हम नहीं गए। जी। एक सेल समझ में आया तो पूरा प्राण संसार समझ में आ गया। एक मानव समझ में आ जाए, मेरे भाव और विचार पूर्णता में समझ में आ जाए, टोटलिटी में समझ में आ जाए, सबका समझ में आ गया। जी। आर पार पर्दे के जैसा आर पार दिखाई देगा, फिर उसमें कोई दूरियां नहीं है ना? तो दूसरा वाला मुद्दा नहीं है, मूल मुद्दा अपना ही है। इसलिए कहा कि समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है, समझने का प्रमाण परिवार में मिलता है, समझने का मामला अपने साथ ही है। रेफरेंसेस काम कर सकते हैं, दूसरे का भी रेफरेंस काम कभी कर सकता है, लेकिन मूल रूप में समझना स्वयं में होता है। तो इसको पकड़ के रखें। और एक भैया, जो आचरण और कैरेक्टर, ये दो चीज़ आदमी के पास पैसा हो तो वो ज़्यादातर गड़बड़ हो जाती हैं, उसको और संभाल के रखे आदमी। हाँ, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा रहस्य की बात नहीं है जी। और मेरा ये ऐसा, गरीबी हमारे बहुत सारे सद्गुण बनाए रखती है ना? क्योंकि हमारे भीतर के राक्षस को व्यक्त होने का अवसर ही नहीं मिलता है। तो जिनके पास सद्बुद्धि नहीं है, उनके पास पद और धन नहीं आया है, ये उनका सौभाग्य है, और जिनका आ गया है उनका दुर्भाग्य है।
जी तो इसका मतलब है कि धन और पद, कोई भी ताकत है, ताकत आ गई है और उसकी दिशा हमारे पास नहीं है, कोई ना कोई गलती होगी। ये बहुत नेचुरल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। जी। और आदमी को अपने को देखना है तो स्वप्न में देख ले, अपने को देखना है तो स्वप्न में देख, स्वप्न में देख ले कि उस स्वप्न में भी उसने देख कैसा ले, बिहेव किया। 24 घंटे भी देख ले। हाँ, बट 24 घंटे तो वो फिर भी वो है, थोड़ा तो जागृत है, बट स्वप्न में सबकॉन्शियस माइंड पे अगर वो स्वप्न में अपने कैरेक्टर को सही पाता है तो दैट मीन्स कि वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे सपनों को देख के भी हमको अपने बारे में पता चलता है। जी उचित है। हाँ जी, फाइनली कहाँ पहुँचे? कानपुर के बाजू में। कानपुर में बाजू, कानपुर इन्होंने ही मुझे रेफर किया और मेरे अंदर भी कानपुर के काफी आप अंश कहाँ हैं। से हैं? मैं जयपुर से हूँ, जयपुर लेकिन से। कानपुर मेरी कर्म भूमि रही है जी। तो काफी कुछ, और इन्होंने ही मुझे इस प्रोग्राम के लिए रेफर किया था। बहुत बढ़िया। तो जो आप सबने बोला उसी को उसी में ऐड करना चाहता हूँ। वो ये, जैसे आपने गाड़ी चलाने के एग्जाम्पल लिया, तो गाड़ी चलाने या किसी भी स्किल को सीखने के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे हम लोग अब जैसे बोला जाए स्टार्ट करते हो तो वो स्टेप कहलाता है कि आप थोड़ा माइक ऊपर, कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट हो, जब आपको कुछ केवल मालूम है गाड़ी चलाई जाती है बट कुछ भी नहीं मालूम है कि गाड़ी चलती कैसे हो। धीरे धीरे हर स्टेप से होते हुए आप जो फाइनल स्टेज में पहुंचते हो उसे कहा जाता है कि अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। मतलब आप गाड़ी बात भी आ रहे हो, कुछ भी हो रहा है, गाड़ी चल रही है, मतलब उस वक्त फ़ोन आ गया, फ़ोन भी अटेंड कर लोगे या म्यूज़िक भी सुन रहे हो। तो उसी तरीके से जीना में जो आपने स्वयं के प्रति विश्वास बोला, तो जो भाव आचरण सब बोल रहे हैं वो उस स्टेज पे पहुंच जाएं जब हमारे अंदर अपने आप अनकॉन्शियसली वो बिहेवियर निकलने लगे, तब हम कह सकते हैं कि हमें स्वयं के प्रति विश्वास आ गया। बहुत बढ़िया, उचित, ठीक कहा आपने, ठीक कहा। हाँ जी, लास्ट। जैसे गाड़ी चलाने में विश्वास कैसे आता है, तो जैसे आपने पहले बताया था वो यूनिवर्सल हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो और रेप्लिकेबल हो, वेरीफाइबल हो। तो वो कोई भी गरीब गाड़ी चलाएगा, अमीर चलाएगा, इंडिया में चलाएगा, कोई भी जगह पे चलाएगा, तो उसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ भाई ऐसे ही मैं चला रहा हूँ, वो मुझे कोई सिखा सकता है। तो सब कुछ वो पूरा मेजरमेंट है, उसका एक मैकेनिज्म है, एक स्टाइल है। जीने के लिए ऐसा कोई स्टाइल नहीं, मुझे खुद के प्रति विश्वास करना है तो कोई मुझे सिखा रहा है, ऐसा बोल रहा है कि भाई ऐसा करो तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, और उसका जीवन देखो तो तकलीफों से भरा हुआ है। तो जीने के लिए ऐसा कोई स्टाइल या ऐसा कुछ यूनिवर्सली ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है जिससे मैं सोच सकूं कि है तभी चला रहे हैं, इससे हमारी रोजी रोटी चलती नहीं है। यदि रोजी रोटी नहीं चलती है और अखबार में नाम भी नहीं छपाते हैं और पोस्टर पे फोटो भी नहीं छपाते हैं, फिर इसका मतलब है कुछ ठोस माल है। कुछ ठोस माल है पर वो जैसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अरे पब्लिक के लिए ये देखो, ये देखो, अरे सार्वजनिक रूप से आपको उपलब्ध करा दिया, आपको आगीवाल जी निमंत्रण दे दे के 25 बार बुला रहे हैं, और कैसे उपलब्ध कराना बोलोगे? नहीं, यहाँ पे अवेलेबल है ऐसा, ऊपर जैसे मतलब नॉर्मल आपके घर में ही आके रहें तब मानोगे? तो पब्लिकली उपलब्ध है, बाकी को उपलब्ध इसलिए नहीं है कि अभी आप तैयार नहीं हुए हो। जिस दिन आप सारे तैयार हो जाओगे हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे देखते हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से जड़ संसार बिल्कुल एक नियम के साथ है, वो यूनिवर्सल है, लॉजिकल है ना, प्रैक्टिसेबल है, उसी तरह से क्या मानव की जिंदगी के बारे में भी ऐसा कुछ कहा जा सकता है? ये अमेजिंग है। नहीं तो यही जो शुरू में हमारे किसी भाई ने कहा था, वो मैन टू मैन डिफर करता है, समझ सबकी अपनी अपनी, ऐसी बहुत सारी बातें कह के हम, है ना, और हमारी सारी परेशानी अपनों से है, हमने जो भी दुख पाया है अपनों से पाया है, और ये बहुत दर्दनाक है। तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा अभी, तो जैसा इन्होंने कहा कि बेसिकली ये कह रहे हैं, तो स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि मुझको स्वयं को चलाना आ जाए। गाड़ी के प्रति विश्वास का मतलब है गाड़ी को चलाना आ जाए। स्वयं को चलाना आ जाए का मतलब है अपने भाव और विचार को चलाना आ जाए। एक एक स्टेप में स्व निरीक्षण करते रहिए। जो कुछ भी कहा जा रहा है आपके अंदर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो मूलतः मेरे भाव और विचार के रूप में अंदर में है या बाहर व्यक्त होता है। तो जो कुछ भी है मेरा भाव और विचार कैसा है?
रुक रुक के चलता है कि 24/7 चलता है? 24/7 चलता है। जैसे अभी भाई ने कहा कि सपने में हमको दिखाई देता है कि मैं भीतर से कैसा हूँ। मेरे सपनों की क्वालिटी बताती है कि मेरी मनस्थिति का भीतरी जो लेयर है वो कैसा है। इसका मतलब है कि मैं सोऊं, शरीर के रूप में मैं सोऊं या जागता रहूं, विचार और भाव 24/7 मैकेनिज्म है और इसको हम सामान्य स्थितियों में रोक पाएं ऐसी भी कोई स्थिति हमारे पास नहीं है। क्योंकि मेरे सुख दुख का कारण कौन है? मेरे सुख दुख का कारण कौन है? मेरे भाव और विचार की स्थिति। तो मेरे भाव में यदि अभाव है, मेरे भाव में यदि अभाव है, मेरे विचार में अंतर विरोध है, तो ये भाव और विचार, ये अभाव और अंतर विरोध ही मेरे व्यवहार में व्यक्त होता है, ये मेरे कार्यशैली में व्यक्त होता है और फाइनली यही नर्क का सामान बनता है। हम सब बहुत मेहनती लोग हैं, हमने मेहनत करके दुख पाया है और हर दिन मेहनत करते हैं ताकि आज का दिन खाली ना निकल जाए। नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मेरे भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है? ठीक, मेरे भाव और विचार ही सुख दुख का कारण है। तो मेरे सुख दुख का कारण कोई दूसरा है कि मैं स्वयं हूं? कोई मुझको डायरेक्टली दुखी कर सकता है कि वो मेरे भाव और विचार को प्रभावित करता है। कोई यदि दूसरे की वजह से मेरा भाव और विचार प्रभावित होता है तो ही मैं सुखी दुखी होता हूं। यदि किसी के बोलने से मेरा भाव और विचार प्रभावित नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरे को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आता है कि फाइनली कोई व्यक्ति मुझको सुखी दुखी नहीं कर सकता है। तो क्या स्थिति बनी? मेरे भाव और विचार की क्वालिटी। तो फाइनली मैं क्या चाहता हूं कि मेरे भाव और विचार कैसे हों? मेरे भाव और विचार कैसे हों? अच्छे हों। अच्छे का मतलब खुशी देने वाले हों। तो मेरे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हों। हमेशा मेरे लिए सुखदायी हो। क्योंकि एक भी क्षण के लिए दुख रहेगा उसका नाम जीना है कि झेलना है? एक भी क्षण के लिए अपमान, गरीबी, दरिद्रता, अनिश्चितता, असुरक्षा, कोई भी नेगेटिविटी रहेगी उसका, तो इसलिए हमेशा से कम में नहीं चलेगा और हमेशा से ज़्यादा होता नहीं। इसका मतलब है कि आदमी की मूल चाहना को हमने पहचानने की कोशिश की है कि मानव हर क्षण हर पल किसी सुख की तलाश में है, स्टेट ऑफ पीस की तलाश में है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस की तलाश में है, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड की तलाश में है। जो शब्द अच्छा आपको लगता है वो शब्द आप रख लें, लेकिन इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। पूर्ण की परिभाषा है, जो कम अधिक से मुक्त होता है उसका नाम पूर्ण है। तो यहाँ हमने एक पूर्णता को पहचानने की कोशिश की है। तो यदि मेरे मन में मेरे लिए तो भाव मेरे सुखदायी हैं और पड़ोसी के लिए आओ चुगली चुगली खेलें चल रहा है, तो जब मैं किसी के बारे में नेगेटिवली सोचता हूं तो उस समय वो मेरे लिए बेचैनी भरा होता है कि सुखदायी होता है? अच्छा बताओ, चुगली करने में मजा आता है कि नहीं आता है? ये सच है कि हमारी गरीबी है, गरीबी है, ऐसा भी साथ में स्वीकार्य रखें। अच्छा ये बताओ, चुगली करने में मजा क्या चीज का मजा आता है? चुगली की बात भी इतना खुल के कर सकें, कम से कम कहीं तो नहीं तो छुप के ही करना पड़ता है।
तो आओ चुगली चुगली खेलें इतना पॉपुलर गेम क्यों है? खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश। एक और वो दूसरों के विचारों से जो अपन प्रभावित हो जाते हैं उसको वापस बार बार रिपीट करना, उसी की चुगली करना। किसी के विचारों से हम विचारों या फिर एक्शन एक्शन से हम नेगेटिवली प्रभावित हो गए हैं, हाँ, और उसको उस प्रभाव को हम अपने से हटाना चाहते हैं। हाँ, इसलिए उसे दूसरों के सामने तो बार मैं बार कहना चाहता हूँ कि मैं प्रभावित नहीं हूँ, हाँ, है ना? बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ जी, कॉपी पेन जिनके पास नहीं है वो खड़े हो जाएं और ले लें। हाँ जी, हाथ उठा दें अपना ऊपर, ले लें फटाफट। चुगली में ये होता है सर कि सामने वाले को अपने से नीचा दिखाने के चक्कर में, हाँ, सामने वाले से अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए, सामने वाले को अपने से छोटा बताने के लिए, सामने वाले को जिससे हम चुगली कर रहे हैं उसकी नजरों में उसको नीचा करने के लिए, और मैं छोटा नहीं हूँ ये सिद्ध करने के लिए। हाँ जी, और कोई गहरी बात? और मैं जिसको बता रहा हूँ, माइक दीजिए। जिसको मैं बता रहा हूँ उसका खास होने के एक मिनट, माइक 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 माइक। चुगली का जो चुगली की जाती है सामने वाला होता है, तो सामने वाले माइक ऊपर, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वो तो थर्ड आदमी की चुगली की जाती है कि वो आदमी खराब है या उसमें एक कमी है, उसकी कमी है। मैं ऐसा क्यों सिद्ध करना चाहता हूं कि ये कमी मुझ में नहीं है, मैं अच्छा हूं। तो किसी तीसरे आदमी को बीच में रखते हैं, दोनों मिलके उस पे पैर मारते हैं और दोनों मिलके सिद्ध करते हैं देखो हम दोनों अच्छे हैं पर वो उतना अच्छा नहीं है। हाँ जी, एक्सपीरियंस से सुनो। बेसिकली भैया, खुद की कमी पे कोई बात ना करे, इसके लिए हम दूसरे की कमी लेके आते हैं। मेरी कमी किसी को ना दिखे, इसलिए टॉपिक चेंज। मैं मेरी कमी के लिए कभी बात नहीं करूंगी। ये भी बहुत एक अच्छी बात इन्होंने कहा कि आखिर दो लोग बात करें तो क्या बात करें। दो लोग आपस में बैठ के कुछ बात करना चाहते हैं, अब बात क्या करें? मेरी कमी पे बात करें ये मैं नहीं चाहूंगा, सामने वाले की कमी पे बात करें वो नहीं। अच्छाई पे बात करना आता नहीं है, अच्छाई पे बात करना आता नहीं है। आदमी समझ में, अच्छाई पे बात करने से हम बुरे सिद्ध हो जाएंगे। सामने वाले में ये अच्छाई है इसका मतलब मुझ में नहीं है, ठीक? तो इसका मतलब तीसरे किसी को बीच में रख लो, उसकी बुराई के बारे चर्चा करो। इस बहाने आपस में काफी देर तक, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि आदमी के साथ ही जीना चाहता है, दीवारों के साथ जीना नहीं होता है, कार के साथ जीना नहीं होता है। कार लेके अकेले घुमाओ, कितनी देर घूमोगे? एक बहुत शानदार मकान है, अकेले उसमें रह लो, कब तक रहोगे? तो फाइनली कार बहाना है, मकान बहाना है ना? दूसरा व्यक्ति के साथ तीसरे व्यक्ति की चुगली भी बहाना है। हमको तो साथ साथ जीना है। फाइनली हम एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अपने भाव का आदान प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो पॉजिटिवली बात किया जाए उसकी हमारी योग्यता नहीं है। इसलिए किसी तीसरे को बीच में रख के उसके अधूरेपन की चर्चा में काफी मन लग जाता है। कैसा लगता है? चुगली करना भैया लगता है कि स्वयं के प्रति विश्वास न होने की सूचना भी है ये। वही तो, स्वयं के प्रति विश्वास ना होने की सूचना में देखो दो सूत्र हैं। पर गुण गणना से स्वयं का विकास होता है। पर गुण गणना से, दूसरे के गुणों को ध्यान में लाने से स्वयं का विकास होता है। पर अवगुण गणना से स्वयं का नाश होता है। चॉइस आपकी है। यहां से कोई उपदेश तो देना नहीं है कि आपको ये करना है, अपना नाश करना है कि अपना विकास करना है, ये चॉइस आपकी है। लेकिन पर गुण गणना से स्वयं का नाश होता है। लेकिन पर गुण गणना कौन कर पाएगा? जो भरा है वो छलकता है। जब मैं विश्वास से भरा होता हूं तो दूसरे को एप्रिशिएट कर सकता हूं। मैं दूसरे को एप्रिशिएट नहीं कर पा रहा हूं, दूसरे के नेगेटिव्स पे ज़्यादा चर्चा करता हूं। इससे ये सिद्ध होता है
कि मुझ में स्वयं में विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी के साथ मानव दूसरे के अधूरेपन पे ही चर्चा कर सकता है, वो दूसरे की अच्छाइयों पे चर्चा कर नहीं सकता है, ये उसकी सीमा है ना। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि सारा आओ चुगली चुगली खेलें, लेकिन सारी चुगली करने के बाद कैसा लगता है? हाँ जी, रिलैक्स्ड फील होता है। कहाँ से आवाज आई? काफी, इतनी सी एज में इतना एक्सपीरियंस कैसे हुआ आपको? ये भी दूसरों का ही है, अपना नहीं है, अपना नहीं, ये जो है सार्वजनिक चुगली है। हाँ जी, परिचय सहित। नहीं, माइक ऑन नहीं। नीतू सोमानी, बिलवाड़ा जी। कोई भी इंसिडेंट हुआ है दो जनों के बीच में, अब हम तीसरे पर्सन से मिलते हैं तो उसके सामने जो पर्सन नहीं है उसके बारे में बात करते हैं, और वो बात करने से हमारा सारा मन हल्का हो जाता है और वो मैटर हाय 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 जो हमारे पास है हम वही दूसरों को देते वाली बात है। कहते कहते भी कितना आराम मिल रहा है। ये तो सभा की महिमा है। धीरे धीरे इस सभा में ऐसा है कि सबको आराम मिल जाता है कि हाँ यहाँ सारी बात हो, तो इस सभा की कोई मर्यादा नहीं। हाँ जी। एक मुझे भी रीज़न लगा कि जैसे एक जगह पे कहीं बोल रहा है यार, इतना महंगा कैमरा हमने हायर किया है, मास्क तो उतार के बोलो। एसी की आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। हाँ, तो एक रीज़न मुझे लगा कि जैसे किसी से कुछ हो गया, जैसे लगा धोखे का, ऐसा लग रहा है धोखा दे दिया किसी ने मुझे, तो संबंध का भाव आ गया। तो अब ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं मेरा, तो किसी को बता दिया। ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे संबंध के मेरा भाव आ रहा है, किसी को बता दिया। हाँ, ये बात आपकी, मुझे वो पॉइंट यहाँ पे आया कि कुछ और बात करने को नहीं है। हाँ, नहीं, ये आपकी बात अच्छी है। किसी ने हमको धोखा दिया तो किसी से उस धोखे की चर्चा करके किसी दूसरे का अपनापन ले लो। हाँ, यही है। देखो, जो शराब पीने वाले हैं ना, उनकी दोस्ती एकदम ऑथेंटिक मानी जाती है। दोस्ती का मतलब है जिसके साथ बैठ के 4 पैग लगा लिए, मतलब अब दोस्ती पक्की हो, रक्षाबंधन टाइप। तो किसी एक ने धोखा दिया है, लेकिन किसी दूसरे का अपनापन पाने के लिए मैं किसी तीसरे की चुगली करता हूं, या जिसको वो बुरा मानता है उसकी चुगली मैं भी उससे कर देता हूं, तो चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते। कैसा लगता है ये? हाँ जी, माइक। सर, दूसरे की चुगली करना एक पुण्य का काम भी तो हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पुण्य का काम, अच्छा काम हो सकता है। कहाँ से आए हो? मैं सर राजस्थान से। राजस्थान से, अच्छा। 12। वो कैसे? सर, वो ऐसे कि भाई अपन खुद स्वयं की तो अपने अंदर कमी है ही नहीं। हाँ। भाई सामने वाले की अपन कमी देख रहे हैं। हाँ हाँ। जब सामने वाले को पता लगा कि यार ये मेरी आलोचना कर रहे हैं, इसका अंदर मेरे अंदर कुछ कमी है। हाँ हाँ। तो वो अपनी कमी को तो ठीक करेगा ना सर। हाँ हाँ, है कि नहीं? तो उसके लिए तो फायदा होगा नहीं हुआ? नहीं, ये तो ठीक है ना सर? काफी पॉजिटिव व्यू है आपका। बिल्कुल सर। ओके। देखा, चुगली पे चर्चा में भी कितना रस है। हाँ जी, आप कहाँ से? बिलवाड़ा। बिलवाड़ा से। बोलो बोलो। मेरे को इस बारे में ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो खुद के बारे में उनको पता नहीं होता है। वो अलग अलग पहचानों पे अपने आप को मानते हैं कि वो क्या है, उसकी क्लैरिटी नहीं होती, उस बेसिस पे वो अपने आप को डिफाइन करते हैं कि वो क्या है। और जब उनको ये नहीं पता होता है तो स्वयं में स्वीकृति नहीं होती है। तो जब स्वयं में स्वीकृति नहीं होती तो अंदर असुरक्षा का अभाव पैदा होता है, और जब असुरक्षा का अभाव पैदा होता है तो स्वयं में विश्वास भी नहीं होता है। तो वो अपनी जो इनएबिलिटी है, या जो कह सकते हैं कि अपनी जो चीज़ उन्होंने अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रखी है, वो बाहर वो प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, क्योंकि वो दूसरे लोग जो जैसे भी लगते हैं एक्चुअली में वो उनका आईना ही है। तो एक तरीके से वो हेल्प भी करता है कि बताने के लिए कि वो क्या है जो हम है। चलिए सर, तो ऐसा लगता है टॉपिक खत्म नहीं होगा। सर, मेरे अनुसार इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसा देखा जा सकता है कि जितने भी लोग चुगली करते हैं
उनको एक्चुअल में पता नहीं होता वो चुगली कर रहे हैं। बहुत बार ये ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, मुझे मेरे किसी स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम है और मेरा कोई स्टाफ मेंबर से मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि समीक्षा चुगली में मतलब शिफ्ट हो गई और मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मेरा पर्पस तो ये था कि इसके अधूरेपन को कैसे मिटाया जाए एज ए स्टूडेंट, पर मैं करते 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 चुगली करने लगा कि ये तो है ही ऐसा, गांव के बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसा करके मुझे लगता है इसका बाप भी ऐसा ही था। हाँ, नहीं बहुत बार होता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। तो मुझे लगता है कि बहुत बार लोग जो चुगली करते हैं उनको पता नहीं होता वो चुगली कर रहे हैं, वो कुछ सही चीज पर पहुंचना चाहते हैं और उनको वो प्रोसेस नहीं पता होता, तो वो कुछ भी करके बात कर रहे होते आपकी बात से ये तो सिद्ध हो गया जी, यदि हम दो लोग बैठ के तीसरे की चर्चा कर रहे हैं जी, या तो इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को उस बुराई से मुक्त करना है जी, और मुक्त करने की काबिलियत हम में है इसलिए चर्चा कर रहे हैं जी, या फिर अपनी भड़ास निकालना, जी, दूसरे को छोटा सिद्ध करके अपने आप को, अपनी पहचान को, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने का असफल प्रयास है जी, ऐसा इसको माना जाए। इंटेंशन मतलब ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ हम क्या एक्चुअल में एक्शन में बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब अब दोनों ही क्लियर हो गया, दोनों पार्ट अपन पूरे किए। हाँ जी, लास्ट। चुगली करना और चुगली का शिकार होना दोनों चीज़ें हैं। अब जब समीक्षा में आलोचना ज़्यादा शामिल हो जाएगी तो चुगली कहला जाएगी। तो चुगली का जब शिकार आप होते हैं, करने का तो खैर कम ही लोग करना चाहते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि चुगली कर रहे हैं या उसको सुधार करना चाह रहे हैं। जब आप उसके शिकार होते हैं तो 3 तरीके मुझे समझ में आते हैं उसके। एक तो ये कि आप चुगली सुन करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए कि मुझ में कोई कमी है और आपने इसको स्वीकार कर लिया सीधे सीधे। दूसरा कि आप उस पर गुस्सा किया, आपने उसको कहा कि तेरी क्या हिम्मत कि मुझ में कमी कोई निकाली तूने। और तीसरा तरीका जो सम्यक लगता है कि हाँ शायद मुझ में कोई सुधार की गुंजाइश है, उसका धन्यवाद किया जाए कि उसने अपना समय मेरे ऊपर खर्च किया, मुझ पर रिसर्च की और मेरे अंदर कोई कमी ढूंढ के निकाली और मुझे मौका दिया कि अपने को सुधार कर सकूं। थैंक यू। नहीं, फिर तो वो चुगली हुई नहीं ना। हाँ, फिर तो यदि मेरे को आपको मुझ में कोई कमी लगती है तो मेरे सामने आंख में आंख डाल के बैठोगे, मुझको बताओगे कि देखो भाई मुझको ऐसा लगता है और यही हमारी दोस्ती का मतलब है कि मैं आपको कुछ बातें ठीक कह सकूं। वो तो हुई आलोचना, वो चुगली नहीं है सर। आलोचना भी नहीं हुई, वो समालोचना हुआ। दोस्ती के नाते यदि मैं आपका दोस्त हूँ जी हाँ, और आप में भैया मेरे चेहरे पे ना आए, यदि मैं दोस्त हैं तो इसका मतलब है कि यदि आप में कोई कमी है या मुझ में कोई कमी है तो दोस्ती का ये फर्ज है कि हम एक दूसरे को बता सकें कि देखो ये गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझको लग रहा है, तुम देख लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि दोस्त को गड्ढे में गिरता हुआ देख के हम खुश तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल, और उसका ये तरीका है कि उसको स्वीकार किया जाए, फिर वो तो आमने सामने हो रही है, फिर चुगली नहीं है। चुगली का मतलब ये है जब वो तीसरा गायब है और 2 चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अगर तीसरे से भी सुनाई देता है तो क्या दिक्कत है, अगर उसको समझने में अगर हम समझ सकते हैं। मतलब फिर तीसरा साथ में ही है ना। जी हाँ, जी जी सर, बढ़िया। हाँ जी, तो फाइनली क्या निष्कर्ष निकला? एक सूत्र बढ़िया है, लिखिए। सापेक्षता में स्वयं को पहचानना ही अहंकार है। सापेक्षता में स्वयं को पहचानना ही अहंकार है। मतलब कौन बताएगा? सापेक्षता में स्वयं को पहचानना ही अहंकार है। मीनिंग कौन बताएगा? देखो, जिसके पास माइक है वही बोलेगा। वो आप माइक लाओगे, वो आपका ही काम है। किसी ने मांगा नहीं तो फिर मैं सोचा किसी ने मांग, कुछ लोग रखे ही रहते हैं अपने साथ ही। ये बाई प्रोफेशन शिक्षक हैं तो इनका धर्म है माइक साथ में रहना। तो अगर मैं किसी से तुलना करके अपने आप को पहचान रहा हूँ, सापेक्षता मतलब रिलेटिव, मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ, तो फिर यही मेरा अहंकार है। बिल्कुल। और सारा अहंकार ज्ञान को पाने के लिए सहायक है कि ज्ञान को पाने में बाधक है? बाधक है। बाधक है। तो कितने लोगों को ध्यान में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं? मैंने 5 मिनट पहले ये कहा था कि हम सब मेहनती लोग हैं, हमने बहुत मेहनत करके दुख पाया है और आगे भी दुखी कैसे रहें इसके लिए रोज मेहनत करते हैं। हेलो, ये देखो,
इनको समझ में आ गया है, माइक दो इनको। ये आगे वाली लाइन काफी इंटेलिजेंट है। हेलो। हाँ जी, कहाँ हो आप? हाँ जी। जी जी। सापेक्षता में स्वयं को पहचानना ही अहंकार है। इसके मेरे को दो उदाहरण अभी यानी स्वयं में ही जांचने को मिल रहे हैं। मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो कई बार हम कक्षा में बोलते हैं तुमको पता नहीं, अभी तुम 10 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो तुम अपने आप को होशियार मान रहे हो। जब तुम इस स्कूल से बाहर जाके किसी बड़ी स्कूल में जाके देखोगे ना, तब तुमको पता चलेगा तुम्हारी क्या स्थिति है, इसलिए तुम अपने आप को बड़ा मान रहे हो। यानी सापेक्षता का मतलब हम एक छोटी जगह पे या अपने से तुलना करके कुछ जनों में रह के, और भले हम किसी भी तरह का, भले कोई बात नहीं, कई बार हम डिपार्टमेंटली बात करते, कोई बात नहीं, दूसरे विभागों में देखो क्या क्या होता है, अपने पास तो केवल समय का कुछ कर सकते हैं। यानी शिक्षक लोग, हम सब शिक्षक लोग आपस में कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में देखो, दूसरे डिपार्टमेंट में देखो, पैसे का भ्रष्टाचार होता है, अपन तो क्या आधा घंटा जल्दी तो जाते हैं। तो ये एक सापेक्षता के रेफरेंस में हम अपने आप को कहीं बताते हैं कि मैं उतना बेईमान नहीं हूं जितना दूसरे हैं, और इसको कहीं ना कहीं मेरे को अहंकार लग रहा है ये चीज। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, है अहंकार का मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? बोलिए बोलिए, अहंकार मतलब क्या? इंग्लिश में मत बोलो, उसका मीनिंग बताओ। अच्छा, इंग्लिश क्यों है? का मीनिंग क्या है? अहंकार का मीनिंग क्या है? स्वयं का आकार जब दूसरों की तुलना में, यदि हम जिंदा रहने के धरातल पर रूप, बल, पद से जोड़ते हैं, तो ये अहंकार है हमारा। हाँ जी, माइक आपके पास है, आप बोल रहे कि मैं बोलूं? आप बोल रहे? सर, सापेक्षता में थोड़ा सा आपका परिचय। अफजल अंसारी, अहमदाबाद से, आनंद निकेतन शीलज से। जी। सापेक्षता में एक बार सर प्रश्न। सापेक्षता में स्वयं का परिचय अहंकार है। सापेक्षता में स्वयं को पहचानना ही अहंकार है। सर, इसके लिए एक मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी एक महान व्यक्ति से पूछा गया कि आपके पास कितना ज्ञान है, तो उन्होंने आंसर दिया था, जवाब ये था कि मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं ये जान चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। जब मैं ये कुछ नहीं जानता ये ज्ञान आ जाएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि मुझ में ज्ञान आया है। तो ये मैं समझ पाया कि सापेक्षता। जब मैं ये जान लिया कि कुछ नहीं जानता हूँ, इसका मतलब अभी पूरा नहीं जाना। अब कुछ नहीं जान पाया हूँ। शुरू में देखिए, शुरू में एक व्यक्ति की स्थिति है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। एक जैसे व्यक्ति, कोई अभी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी सामान्यता मान्यता ऐसी ही रहती है, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। फिर हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन पा गए और, है ना, पीएचडी कर डाले 2-4, तो हमको एक गलतफहमी हो जाती है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। फिर धीरे से ज़िंदगी से आमना सामना होता है तो पता चलता है कि मामला गोल है, और फिर मैं जानने के रास्ते में यात्रा करता हूँ तो पता चलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, या जो मैं जानता हूँ वो उपयोगी नहीं है। अनलर्निंग की बात फिर हम करते हैं। फिर फाइनली कोई स्थिति आएगी, है ना, कि वाकई में जो मुझको जानने की ज़रूरत है वो मैं जानता हूँ। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा तो कौन भरोसा करेगा? भाई, आप क्लास में पढ़ाने जाते हो कोई सब्जेक्ट, तो क्लास में आप ये घोषणा करते हो ना कि मैं आपको पढ़ाने के लायक हूँ। आप बोलो कि मेरे को इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है पर मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तो कौन सुनेगा? तो इसका मतलब है जो कुछ कहा गया उसका कोई मीनिंग है, लेकिन फाइनली उसके और भी आगे या और बेहतर उसको होने की ज़रूरत है। तो एक बहुत प्राइमरी लेवल है जब हम कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। फिर एक बीच की स्थिति है जब हम मॉडर्न जो भी हमने एजुकेशन पाई है या किसी भी साधना पद्धति में हम गए हैं, हमको भ्रमवश ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। फिर उसकी और गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि तो मामला लंबा है। फिर पता चलता है कि नहीं जानता हूँ, और फाइनली कोई दिन ऐसी जगह पहुँचना चाहता हूँ जहाँ मैं ये कह सकूँ कि जीने के लिए जो जानने की आवश्यकता है वो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं जी सकता हूँ, इसलिए तुमको शेयर कर सकता हूँ, तुम भी जी सकते हो। ये आश्वासन दिए बिना कौन हम पे भरोसा करेगा? बढ़िया, धन्यवाद। पीछे माइक मांग रहे हैं। नीतू सोमानी भिलवाड़ा जी।
जनरली बच्चों को बोलते हैं कि रहने दे तू, सब मैं जानती हूँ। हाँ, तो ये अहंकार है कि मुझे सब पता है, तू तो अभी पैदा हुआ है, बच्चा बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। तो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर मैं बोलूँ क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। सर एक छोटे से एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं कुछ बच्चों की क्लास ले रहा था, मतलब भिलवाड़ा में क्लासेस लेता हूँ मैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत बार किसी सक्सेसफुल व्यक्ति का ऐसा, तो मैं एक व्यक्ति का एग्जांपल दे रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग भिलवाड़ा से ही हैं। तो एक बार मैं चित्तौड़ में गया क्लास लेने, वैसी की वैसी क्लास लेने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तो मैंने वही एग्जाम्पल दे दिया। तो सभी बच्चे सीए थे, दिमागी रूप से अकाउंटेंसी में अच्छे थे। एक बच्चे ने हाथ ऊपर करके करके पूछा कि सर आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं ये कौन है? मैंने बोला यू डोंट नो द रिचेस्ट पर्सन ऑफ भिलवाड़ा। तो उस व्यक्ति ने मेरे को पास में बुलाया, बोला कि आपको चित्तौड़ का रिचेस्ट पर्सन पता है क्या? मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला आपको क्यों लगा हमारे को भिलवाड़ा का पता होगा? तो इससे एक चीज समझ में ये आती है कि भिलवाड़ा का व्यक्ति अपने अंदर ये मान के बैठा है कि मेरे पास ये है, और चित्तौड़ का व्यक्ति भी अपने अंदर मान के बैठा मेरे पास ये है, जबकि एक्चुअल में कोई बड़ा फर्क पड़ नहीं रहा भिलवाड़ा वाले को चित्तौड़ से, चित्तौड़ वाले को भिलवाड़ा से। तो शायद और दोनों दिल्ली में जाके गरीब हो जाते हैं। जी मेरा अनुसार और दिल्ली वाला लंदन में जाके गरीब हो जाता है। हाँ, और लंदन वाला अमेरिका में जाके गरीब हो जाता है। जी। अमेरिका वाला सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में बांट के सुख की तलाश में निकलता है। जी सही है सर जी। इतनी कहानी है। हाँ जी, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये सारी चर्चा हमने की थी और निकल गई बहुत लंबी। तो इतनी चर्चा 20 साल के मेरे शिविर लेने के दौरान चुगली पे इतनी चर्चा आज तक कभी नहीं हुई। इतनी काफी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हल्का महसूस करने का भी क्या कारण है? हल्का महसूस करने का मतलब ही है, देखो जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो पचता नहीं है तो उसको वॉमिट करके ही ठीक लगता है। और वॉमिटिंग के बाद हल्का ही लगता है। तो आओ चुगली चुगली खेलें। वॉमिटिंग है, जो पच नहीं रहा था वो आपने दूसरे के ऊपर डाल दिया। और दोस्ती का इतना ही मतलब है, जो मेरी दोस्ती का मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए डस्टबिन हैं। जो मेरा कचरा, मानसिक कचरा अपने ऊपर डलवा ले वो मेरा पक्का दोस्त है। नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज के शिविर चलते थे तो बोलते थे सर मतलब भाई और दोस्त में क्या फ़र्क है? बोले सर जो बात भाई के साथ हो सकती है ना, वो दोस्त के साथ जो बात हो सकती है वो भाई के साथ नहीं हो सकती। तो मैं कहा ऐसी कौन सी बात है? बोले सर आप नहीं समझोगे। तो मैंने उनको बताया देखो मैं ऐसे समझता हूँ, तो जो अपना मानसिक कचरा हमारे ऊपर डलवा ले, अपने ऊपर डलवा ले, वो हमारा दोस्त होता है। तो ये सच, और वो कचरा भाई के ऊपर नहीं डाला जा सकता है। तो इससे हमको थोड़ा सा ध्यान इस बात पे चला गया कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमने कुछ नेगेटिव चीज को ले लिया है और वो पच नहीं रहा है, उसके लिए वॉमिट करने के लिए हमको किसी दूसरे आदमी की जरूरत है। मैंने जो दूसरा सूत्र आपके सामने बोला कि सापेक्षता में स्वयं को पहचानना। देखो स्वयं की पहचान मानव, जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान मानव की जिंदा रहने की आवश्यकता है, उसी तरह से पहचान और सम्मान मानव की मौलिक आवश्यकता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, वो हमारी जरूरत है। लेकिन जब मैं उसको दूसरे के सापेक्ष में पहचानता हूँ, मैं दूसरे से सुंदर हूँ, मैं दूसरे से ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मैं उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ने लिखने में हूँ, जब मैं किसी दूसरे के सापेक्ष अपने आप को पहचानता हूँ तो इसका नाम अहंकार है। ये जीने के लिए ये भाव और विचार की क्वालिटी को ऊपर ले जाएगा कि नीचे ले जाएगा? नीचे ले जाएगा। ये फाइनली मेरे को दुखी करने की तरफ लेके जाएगा कि सुखी करने की ओर ले जाएगा? ये मेरे को अज्ञान की ओर ले जाएगा कि ज्ञान की ओर ले जाएगा? और रोज मेहनत करके हम अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे? रोज मेहनत करके हम अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे? कचरा, जो आपके लिए नया दुख पैदा करने वाला है कल। हाँ,
तो ये अपने आप में सोचने लायक बातें हैं कि वाकई में, है ना, किसी अखबार में मेरी वो पढ़ी हुई कोटेशन याद आ जाती है, जब हम किसी सफल आदमी को देखते हैं तो उसको देख के हमको ईर्ष्या होती है, या है ना, हम उस सफल, यदि हमने उसकी मेहनत को देखा होता तो ये ईर्ष्या हमको कभी ना हुई होती। कोई भी किसी भी क्षेत्र में सफल हुआ है तो ऐसे ही सफल नहीं हो गया, उसके पीछे सालों की मेहनत है, लाइफ टाइम, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सही मायने में हम एक स्वस्थ मानसिकता को पाना चाहते हैं, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं, एक जीने की जगह में अपने आप को लाना चाहते हैं, तो मेरे भाव और विचार के साथ क्या करूं, उसमें कचरा डालूं या उसमें सही चीज डालूं? और सही चीज का मुझको पता हो कि सही चीज किसको बोलते हैं और सही चीज डालने का क्या मतलब है। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता था कि हमेशा मेरे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी हों। तो मेरे लिए सुखदायी क्या होगा? जो सभी के लिए सुखदायी है, जो सभी के लिए सुखदायी है, वही मेरे लिए सुखदायी है, क्योंकि सभी में मैं भी आता हूं। इसलिए सूत्र काम करता है, सर्व शुभ में मेरा शुभ समाया है। जो सभी के लिए सुखदायी है वही मेरे लिए सुखदायी है। कि मेरे भाव और विचार कैसे हों? 24/7 जो हमेशा सभी के लिए सुखदायी हों तो मेरे लिए भी सुखदायी हो गए। तो मेरे भाव और विचार सभी के लिए सुखदायी हों। अभी कैसा होता है, कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी इच्छा। हाँ बेटा। सर मुझे एक सवाल ये पूछना थोड़ा था। परिचय देके बोलो जी मेरा नाम थोड़ा माइक ऊपर। मेरा नाम खुशबू है और मैं भिलवाड़ा से हूँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर। सो मुझे ये पूछना था कि क्या होता है कि जब एक हमारा कोई दोस्त है या कोई भी इंसान है जो शायद गलत तरीके से ज़िंदा है, या यूँ कहें कि सिर्फ ज़िंदा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदा होने से जीने तक, ठीक है, तो एक यूँ आता है कि मुझे इस इंसान से अब लाइक नफ़रत का ना सही, पर मुझे इस इंसान की संगत में नहीं रहना क्योंकि ये गलत तरह की ज़िंदगी जी रहा और मुझे अब अच्छी ज़िंदगी जीनी है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें भी फिर वो आता है, लाइक सापेक्षता आता है क्या, मतलब अहंकार, वो भी उसे अहंकार कहेंगे हम? हो सकता है कि वो भी एक अहंकार होगा कि लाइक, क्योंकि इस एक समझदार मानव की परिभाषा लिख लो, उसमें आंसर मिल जाएगा। एक समझदार मानव की परिभाषा क्या है? स्वयं गलती नहीं करना, स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से प्रभावित ना होना और दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना। स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से प्रभावित नहीं होना और दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता रखना। ठीक कर नहीं देना, ठीक करने की क्षमता रखना। वो ठीक होना चाहता है तो उसके लिए सहयोगी होना। तो जब तक हम एक थोड़ी ठीक स्थिति में नहीं है तब तक आपकी ने जो स्थिति कही वो एक यात्रा का पड़ाव है, उसमें ऐसा ही होगा। तो अभी हमारी तैयारी नहीं है तो हम थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, तब तक हम और तैयार हो जाएं। तब तक दूसरे के प्रति नेगेटिव भाव आने की बजाय उससे निपटने की मेरी तैयारी नहीं है ऐसा माना जाए, बॉल अपने कोर्ट में रखी जाए और अपनी तैयारी की जाए। धन्यवाद। बढ़िया। हाँ जी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि अभी स्थितियाँ कैसी हैं। अभी स्थितियाँ ऐसी हैं कि कोई भाव और विचार मेरे भीतर आता है और उसके आने से मेरे को पीड़ा होती है, चाहे वो भूतकाल की पीड़ा है, चाहे वर्तमान से विरोध है, चाहे भविष्य की चिंता है। और ऐसा भाव और विचार बार बार आता है और मेरे ना चाहने के बावजूद आता है। किसी दूसरे के लिए मेरे मन में कोई गलत विचार आता है, तो किसी दूसरे के लिए मेरे मन में गलत विचार आता है, अभी जिसके लिए आ रहा है उसको पता भी नहीं है, लेकिन मेरी स्थिति कैसी है? उस समय मुझको सुखद लगता है कि खराब लगता है ना?
ज्यादा हमने अपने से दुख ज्यादा पाया कि अपनों से ज्यादा पाया? अपने से दुख ज्यादा पाया। हमने परायों से पाया कि अपनों से पाया? तो अपनों से पाया। अपनों से पाया कि अपने आप से पाया? अपने आप से ज्यादा पाया, क्योंकि मेरे भाव और विचार ही मेरी पीड़ा का कारण है, मेरे भाव और विचार ही मेरी परेशानी का कारण है। तो मुझको भाव और विचार की गाड़ी चलाने नहीं आता है। मेरे अव्यवस्थित विचार और भाव जो पहले के हैं वो भी तंग करते हैं, और अभी वर्तमान में भी नए नए तरीके की अव्यवस्था होती है, जो लगातार मुझको पता चलता है कि मेरे अंदर जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। और कभी कभी तो लगता है कि मैं इतना खराब आदमी हूँ, मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूँ क्या, है ना? क्योंकि जो मेरे भीतर चल रहा है वो दूसरों को बता दूंगा तो क्या होगा, है ना? तो एक बात मैं कहता हूं कि देखो, हम जितने विश्वास और सम्मान के लायक हैं उतना विश्वास और सम्मान हमको मिलता है कि नहीं मिलता है? हैं? ज्यादा मिलता है। शंका हो तो प्रयोग करके देख लेना। क्या प्रयोग करके देख लेना? आपके मन में जिस तरह के भाव और विचार आते हैं, जिसके लिए आते हैं, उसको जाके ज्यों का त्यों बता दो। कितनी खुशी की लहर आई। 5 साल में एक ऐसी मशीन आने वाली है जो मैं चिप लगा लूंगा तो मेरे को अपने आसपास 2 मीटर के लोगों का वो क्या सोच रहे हैं वो सुनाई देने लगेगा। गूगल एक ऐसी चिप बना रहा है? तब ये 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल हो। पति पत्नी एक बेड पे सोई नहीं कभी, कमरा दूसरा ही लेना है। तो इसका अर्थ है कि प्रकृति की व्यवस्था देखो कि कितनी अपने आप में पूर्ण है, कि हमारे भाव और विचार दूसरे को पता नहीं चलते, है ना? हमारे भाव और विचार दूसरे को पता नहीं चलते हैं। ये प्रकृति की कितनी बड़ी कृपा है, ये प्रकृति का कितना बढ़िया डिजाइन है कि मेरा अधूरापन मेरे ही पास रहता है। यदि इतना अधूरापन सामने वाले को दिख जाएगा तो साथ में जीना नहीं हो पाएगा, पॉपुलेशन वैसे ही काफी कम हो जाएगी। तो इसकी मतलब ये निकला कि मेरे भाव और विचार मेरे नियंत्रण में आ जाएं, तो इसका नाम बेसिकली स्वयं के प्रति विश्वास है। भाव और विचार क्या होता है, कहाँ से आता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। यदि आज की चर्चा को थोड़ा आगे लेके चलें तो काफ़ी बात इसमें हो गई। तो मैं इसमें अगले कुछ स्टेप्स लिख के आज की बात को एक जगह तक पहुंचा दूं, ताकि आज रात गोष्ठी में हम कुछ बेहतर चर्चा कर पाएं। तो इसका अर्थ ये हुआ, यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा, तो स्वयं के प्रति विश्वास का मैनिफेस्टेशन, उसका प्रभाव संबंध के प्रति विश्वास होगा। कैसे? मैं चाहता हूं कि मेरा भाव और विचार व्यवस्थित हो जाए, मेरे भाव और विचार में नेगेटिविटी ना रहे, क्योंकि मेरे सारे सुख दुख का कारण मेरा भाव और विचार ही है। आप भी ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप भी ऐसा चाहते हो। और मैं आपको ये भरोसा दिलाऊं कि आपका ऐसा हो सकता है, जैसे अगले 7 दिनों में होगा। तो अगले 7 दिनों में हमारे आपके बीच में विश्वास लगातार बढ़ेगा कि घटेगा? ये लगातार बढ़ेगा, है ना? और ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आप पाना चाहते हो, जो आपकी ज़रूरत है, यदि कोई भी आपको ये आश्वासन दे कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होने लगता है, इसी का नाम विश्वास। तो विश्वास का मतलब है, यदि मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ हूँ, मेरे भाव और विचार, है ना, इसी को कहा, जब मैं स्वयं के प्रति भाव और विश्वास के साथ होता हूं, तब मैं समाधान के साथ होता हूं कि समस्या के साथ होता हूं? तो जो स्वयं के प्रति विश्वास के साथ है वो समाधान की फैक्ट्री है, नहीं तो मानव समस्या की फैक्ट्री है। अभी उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी को क्या देखा जाता है?
उसके भीतर समस्याओं को ज़्यादा देखा गया कि समाधान को ज़्यादा देखा गया? यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ समस्याओं को ज़्यादा देखा गया तो बूढ़े अकेले हो गए हैं, बूढ़े नेग्लेक्ट हो रहे हैं। इसके लिए अकेले युवा भी जिम्मेदार नहीं है, बूढ़े भी जिम्मेदार हैं। अब मैं बोल सकता हूं क्योंकि अब मैं 60 के आसपास हूं। 25 में बोलता तो कुछ लोग बुरा मानते। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने वातावरण के लिए उपयोगी नहीं रह गए हैं, आप अपने वातावरण के लिए सही अर्थों में एक दूसरे के जीने में उपयोगी नहीं रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट आएगा, कहीं ना कहीं गैप आएगा। इसका मतलब ये है कि यदि मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ हूं तो मैं हर क्षण समस्या के साथ हूं कि हर क्षण समाधान के साथ हूं? मैं हर क्षण समाधान के साथ हूं तो सामने वाले को समाधान की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? और सबसे आखिरी चीज है हर व्यक्ति के साथ, लगभग आवाज सबसे आखिर में जाती है। आदरणीय नागराज जी, जिनके साथ हमारा सौभाग्य रहा कि हमको लंबे समय तक उनके साथ रहने का, जीने का अवसर मिला। आखिरी 1.5 साल में उनका शरीर स्वस्थ नहीं था, बहुत कम बोलते थे, तो बस इस उम्मीद में रहते थे कि एक सेंटेंस बोल दें, किस मुहूर्त में इनसे दो लाइन की कोई चर्चा हो जाएगी, कुछ 2 लाइन और बोल देंगे। तो एक व्यक्ति अपनी आखिरी सांस तक भी यदि सही अर्थों में समाधान उसके पास है तो युवा पीढ़ी उसको पकड़ के बैठी ही रहेगी कि कब क्या बोल दें और काम का बोल दें। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, बहुत अपनेपन के साथ कहना चाहता हूं, हम यदि अकेले हुए हैं इसका मतलब है कि वर्तमान परिदृश्य में हम अनुपयोगी तो नहीं हो रहे हैं, ऐसा हमको सोचने की जरूरत है। तो इस क्रम में यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो संबंध के प्रति विश्वास, उसका रिफ्लेक्शन आएगा। यदि संबंध के प्रति विश्वास होगा तो परिवार में समृद्धि का भाव आएगा। समृद्धि के भाव का मतलब है, तो संबंध के प्रति विश्वास का मतलब शिकायत मुक्त परिवार। और समृद्धि का मतलब है अभाव मुक्त परिवार। ये पूरा दर्शन सही अर्थों में एक परिवार के स्वरूप को पहचानता है। एक परिवार का सुखद जीने का स्वरूप स्थापित हो जाए, उसके लिए कोई मार्गदर्शन करता है। ये ठीक है कि हमारी वर्तमान की पारिवारिक स्थितियों में जहाँ खड़े हैं वहाँ से लेके एक स्वस्थ परिवार में जाने की यात्रा में यदि पूरा परिवार एक साथ नहीं चल रहा है तो बहुत सारे गैप्स आ सकते हैं। हमारी आदतों की वजह से बहुत सारे गैप्स आ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे, अभी मैं दिल्ली में भी देख रहा हूँ, सूरत में भी देख रहा हूँ और अपने अहमदाबाद में भी, अभी ज़्यादा फोकस देखा जाए तो दिल्ली, सूरत और अहमदाबाद 3 जगह में काफ़ी इंटेंसिवली काम चल रहा है। जो एक व्यक्ति शिविर करने आया था, अगले शिविर में पत्नी आई, अगले शिविर में बच्चे आए, अगले शिविर में पूरा कुटुंब आ गया। दिल्ली में एक परिवार है, महाजन फैमिली, बेसिकली बिजनेस फैमिली है। 3 भाई, 3 बहुएं, उनके बच्चे, उनकी बहुएं और उनके बच्चे, 3 पीढ़ियां आ गई। पिछला एक शिविर में एक परिवार से 70 लोग एक साथ। 70 लोग कैसे हो गए? वो नहीं, वो तो मिला के 18 ही हैं। अपने परिवार में मिला के 3 भाई, उनकी बहुएं, उनके बच्चे, उनकी बहुएं और बच्चे, ऐसे मिला के 18 लोग हैं। अब उसके बेटे की जिस घर में शादी हुई है, समधन का परिवार, और फिर दूसरे बेटे की समधन का परिवार, और सारी, है ना, ये बड़ा वाला परिवार। फिर उनकी फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं वो विद फैमिली। तो एक परिवार से एक शिविर में 70 लोग एक साथ। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं हूं इसमें से। अच्छा, माइक पकड़ो। आप कहां से आ गए? थोड़ा आपका परिचय दो, क्योंकि मैं तो आपका फेस
कम पहचान रहा हूँ। कमलेश पटेल, विश्वनगर समर डायमंड से। अच्छा, नहीं, मैं दिल्ली महाजन फैमिली की, ये एक दूसरी फैमिली है। हाँ। ये एक दूसरी फैमिली है जिसकी बात ये कर रहे हैं। विश्वनगर अहमदाबाद के पास में डायमंड फैमिली है, जिसके उनकी कंपनी में करीब 5000 लोग काम करते हैं। और इनकी फैमिली से भी लगातार है ना 100 लोग, चाहे फैक्ट्री के लोग हैं चाहे अपनी फैमिलीज के लोग हैं। आप शेयर कर सकते हैं, कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। वो मेरे कज़िन अंकल का फैमिली है। हमारा पूरा फैमिली अभी 2-3 बार शिविर कर चुका है। देन बिंदु का भी अभी चल रहा है। मेरी फैक्ट्री में पूरा ऊपर वाला स्टाफ फैमिली के साथ 2-2 बार ये शिविर कर रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो देखिए, चाहे परिवार का दशरथ भाई हैं उस फैमिली के सबसे बड़े भाई। डायमंड का काम है तो एक ऑफिस मुंबई में है, एक ऑफिस बेल्जियम में है। बेल्जियम वाला लड़का हर 2 महीने में इसका अध्ययन सत्र चलता है। बेल्जियम से वो केवल इस 2 महीने के 1 हफ्ते का सत्र करने के लिए बार बार आता है ना। इसी फैमिली ने लगभग वर्ल्ड के टॉप 10 कंसल्टेंट्स में से किसी एक कंसल्टेंट को 40 लाख रुपया पे किया कि किस तरह से हमारी फैमिली में प्यार बना रहे, क्योंकि फैमिली में प्यार बने रहने का मतलब है बिजनेस की स्टेबिलिटी। यदि इतनी बड़ा उसी दशरथ भाई की फैमिली में 3 बच्चे IITian हैं, है ना, सभी अपने फैमिली बिजनेस में हैं, लेकिन जब एक अगली पीढ़ी आती है तो उसका काम करने का तरीका अलग हो ही सकता है, कुछ ना कुछ मतभेद हो ही सकते हैं। तो परिवार में प्यार बना रहे और बिजनेस में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके मूल में जाएंगे तो संबंध की स्टेबिलिटी ही है। तीसरा, सूरत में मांडविया जी का परिवार है, जिसमें से एक बेटी सामने है, उनके है ना मम्मी पापा है ना, सास ससुर यहाँ मौजूद हैं। तो ये समधनों के साथ में शिविर करना है ना, ये कोई दोस्ती की बात हुई ना, थोड़ी सी आगे बड़ी बात। अपने ही परिवार साथ नहीं चल रहे हैं। अभी हमारे इन लॉज है ना, गुजरात में तो बहुत अच्छी स्थिति है कि है ना कि एक्सटेंडेड फैमिलीज काफ़ी मिलके साथ चलती हैं। सूरत में तो होटल का नाम ही है सासू माँ होटल। वही होटल जाएंगे तो अपनी सासू माँ को साथ लेके जाएंगे। तो ये जो पारिवारिकता की स्थिति है, मुझको लगता है कि गुजरात और राजस्थान दोनों में ही पारिवारिकता की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं देश में बाकी की तुलना में, है ना। नॉर्थ की स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो गई हैं, है ना। साउथ में मैं बहुत गया नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है मेरा साउथ के बारे में ज्ञान उतना नहीं है, लेकिन गुजरात और राजस्थान में 2 राज्यों को ऐसा देख रहा हूँ जहाँ पारिवारिक स्थितियाँ बेहतर हैं। ये और बेहतर हो जाएं और आने वाले समय में और बेहतरी की तरफ जाएं। तो इससे एक बात हमको ध्यान में आ गया कि ये भाव और परिवार, भाव और विचार, यदि मुझ में भाव और विचार का मामला है तो मैं शिकायत के साथ होऊंगा कि शिकायत मुक्त रहूंगा। एक मानव के रूप में मेरा शिकायत मुक्त होना, यदि मैं एक मानव शिकायत मुक्त हूं तो लोग मेरे साथ उठना बैठना चाहेंगे कि नहीं। किसी आदमी के साथ जब भी बैठो, जब भी किसी नेगेटिविटी, कोई रोना गाना ही करता है, यार कब तक बैठोगे उसके साथ। भाई बुजुर्गों के साथ अभी बच्चे क्यों नहीं बैठ रहे हैं, और जब जाओगे कोई ना कोई समस्या की बात करेंगे, कोई नेगेटिविटी की बात करेंगे। यदि कोई बुजुर्ग हो या जवान हो, यदि हमेशा किसी नेगेटिविटी की बात करता है तो जल्दी आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हो कि यार मज़ा नहीं आएगा। एक मानव शिकायत मुक्त हो जाए। एक मानव शिकायत मुक्त होने का मतलब है कि पूरे परिवार में भाव और विचार की यात्रा एक हो जाए। देखो बेटा कितना ही बड़ा हो जाए और कितने ही बड़े पद पे चला जाए, माँ फोन करेगी तो क्या पूछेगी, बेटा खाना खाया क्या और खाने में क्या खाया। क्यों माँ ये नहीं पूछ सकती कि तुम्हारा भाव और विचार कैसा है, ये हफ्ता कैसा गुजरा, है ना, ऑफिस में संबंध सबसे ठीक हैं, घर में संबंध सबसे ठीक हैं। क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उस लेवल पे हमारी ज़िंदगी अभी गई नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ, यदि संबंध के प्रति विश्वास आ गया, यदि स्वयं के प्रति विश्वास आ गया तो स्वयं में खालीपन की समस्या खत्म हो गई, स्वयं में अतृप्ति की समस्या खत्म हो गई। संबंध के प्रति विश्वास आ गया तो जीने का मजा आएगा कि नहीं। किसी एक आदमी के साथ आपको प्यार है, चाहे आपका बेटा है कि आपकी बेटी है कि आपका गुरु है कि आपकी प्रेमिका है कि आपका दोस्त है, किसी एक आदमी के साथ ट्रांसपेरेंट होके जी लिए, उसका सुख कितने लोगों ने देखा है।
कितने लोगों ने देखा? अब तो वो लोग ही कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब तो ऐसे ही चलता है ना, टेक केयर। अभी बहुत गहराई के साथ जीने वाला भाग कम हो गया, नंबर बढ़ गए हैं कि मेरे 10,000 फॉलोअर हैं, और आप मुसीबत में पड़ोगे तो सारे ऐसे लिख देंगे टेक केयर। कोई फिजिकली अवेलेबल होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम हम लोगों ने वो दौर जिया है जब एक दोस्त हमारा ऐसा जरूर था जिसको मेरे बारे में सब कुछ पता है और मुझको उसके बारे में सब कुछ पता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो चाहे वो दोस्त है, वो किसी भी रूप में है, वो चाहे माँ है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो बहन है, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, एक आदमी के साथ जो आर पार जी लिया, उसका जो सुकून हमारे भीतर है, उसकी जो खुशी हमारे भीतर है, ऐसी खुशी परिवार में और मित्रों में सबके साथ मिलनी शुरू हो जाए तो क्या होगा? फिर मैं सामान से, फिर मैं गाड़ी, और उससे फिर ये समृद्धि का भाव आएगा कि नहीं आएगा? इसको भविष्य में चर्चा करेंगे। तो एक परिवार, यहाँ हमको एक परिवार के जीने का स्वरूप उपलब्ध हो गया। एक परिवार के जीने का स्वरूप क्या है? शिकायत और अभाव से मुक्त परिवार, या दूसरी भाषा में कहें कि समाधान और समृद्धि पूर्वक जीता हुआ परिवार। इससे अधिक की कल्पना एक परिवार कर सकता है? इससे अधिक कुछ कल्पना कर सकते हो? एक परिवार में कोई शिकायत नहीं है, किसी भी संबंध में किसी भी तरह का वस्तु का अभाव नहीं है, इससे अधिक और कुछ कल्पना कर सकते हैं? हैं? जरूरत ही नहीं है। तो ये भारतीय परिवार का स्वरूप है कि पूरे विश्व के परिवार का स्वरूप है? दूसरा प्लेनेट मिलेगा तो भी इतना ही मिलेगा। तो इससे हमारी एक क्लैरिटी बनी कि एक परिवार का मतलब है कि कोई संबंध में गिला शिकवा शिकायत नहीं है, परिवार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। ऐसा परिवार क्या करेगा? ऐसा परिवार क्या करेगा? सूत्र है, लिख डालिए, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। दुखी आदमी क्या करेगा? और जो चुगली कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास वॉमिटिंग के लिए कोई मटेरियल है। जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही, है ना। जो जिससे प्रभावित हुआ है उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। जो दबा हुआ है वो दूसरों को दबाने की कोशिश करेगा, है ना। जो समस्याओं के साथ है वो समस्याएं बांटेगा, और जो सुख के साथ है वो सुख बांटेगा। और जो एक परिवार खुशियों से भरा हुआ परिवार है वो क्या बांटेगा? खुशियां ही बांटेगा, क्योंकि और करेगा भी क्या। इसलिए हम लोग के पास और कोई काम भी तो नहीं है। भाई आपको खुशी मनाने का मन करता है, आप 7 दिन के लिए सिंगापुर चले जाते हो, हम 7 दिन के लिए शिविर लगा लेते हैं, इतनी ही बात। क्या करें, और काम भी तो कुछ नहीं है, है? आप काम मान रहे हो, पर हमारे पास और कुछ काम भी तो नहीं है ये करने के सिवा। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा परिवार क्या करेगा? ऐसा परिवार दूसरे परिवार भी शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो सकें, इसके लिए काम करेगा। यही समाज का सूत्र है। समाज बनने का सूत्र यही है कि एक परिवार बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के, बिना किसी और अपेक्षा के, अपने केवल आउट ऑफ लव ऐसा करना ही उसको अच्छा लगता है, बस इसीलिए करता है। ऐसा यदि एक परिवार दूसरे परिवार के लिए सहयोगी होता है, यही समाज बनने का सूत्र है। इससे कम में समाज नहीं है। सभी परिवार, धरती के सभी परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएं, यही समाज और व्यवस्था का काम है, जिसको हम सरकार के नाम से जानते हैं। इससे अधिक कोई काम पूरी दुनिया में है नहीं।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो धरती पे कोई बड़ा काम नहीं है, मूल काम इतना ही है कि आदमी की मानसिकता, क्योंकि हमारी सारी समस्याएं किसकी वजह से हैं? आदमी की मानसिकता के कारण। पिछले शिविर में हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक राफेल 48,000 करोड़ का आता है। चेक कर लेना, कुछ कम ज़्यादा होगा तो। ऐसे ही था, एक राफेल विमान 48,000 करोड़ का आता है। दिल्ली का साल भर का बजट शायद 60,000 करोड़ है, यदि मैं गलत नहीं हूं। तो एक दिल्ली जिसमें कि करीब 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके पूरे डेवलपमेंट के लिए 60,000 करोड़ का बजट है। अकेला एक राफेल विमान 48,000 करोड़ का है। तो एक राज्य के साल भर का खर्चा केवल एक विमान है। ये सारा विमान किस बात की पहचान है? सारा विमान मात्र इस बात की पहचान है कि हमको जीना नहीं आता है। भाई हमारी एक बहन है, कहाँ? मुरादाबाद के पास। महिलाएं पर्स में लिपस्टिक रखती हैं, वो अपने पर्स में रिवॉल्वर रखती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। दो भाइयों के बीच में रिवॉल्वर रखने की आवश्यकता भी पड़ती है जब दो भाइयों को जीना नहीं आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि युद्ध हमारी वीरता है कि युद्ध हमारी अयोग्यता है? जीने की अयोग्यता है, चाहे दो भाइयों के बीच में है, दो पड़ोसियों के बीच में है, दो समाजों के बीच में है कि दो देशों के बीच में है। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि शिक्षा का सही स्वरूप क्या होगा। तो शिक्षा की पहली सफलता है, शिक्षा वालों लिख लो, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, ये इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कोरोना काल के दौरान हमने देख लिया, बाकी सबका भी देख लिया, और कोरोना काल के दौरान डॉक्टर्स का भी देख लिया, तमाम अच्छे डॉक्टर्स का सम्मान करते हुए। लेकिन सारी चीज़ें कैसे एक्सपोज हुई हैं वो सब हमारे सामने है। इसका मतलब है शिक्षा की पहली सफलता है कि परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, हमको जीना आ जाए। शिक्षा की पहली सफलता है कि एक मानव को अपने परिवार में जीना आ जाए, अपनों के साथ जीने की योग्यता आ जाए। शिक्षा की दूसरी सफलता है, या शिक्षा की अंतिम सफलता है, ये धरती युद्ध विहीन हो जाए। ये हो सकता है 15 साल पहले जैसा हमको थोड़ा थोड़ा दिखता था, आज काफ़ी दिखने लगा है, और हो सकता है 15-20 साल बाद और अच्छे से दिखने लगेगा। तो दोस्तों, सार बात इतनी है कि एक घर में रहने वाले किसी गलतफहमी के कारण अपने ही पराए हुए हैं। और हमने दुख पाया तो किससे पाया? अपनों से पाया कि परायों से पाया? जब घरों की ये स्थितियां हैं तो देशों की क्या बात करें, बाहर की क्या बात करें। तो इसका मतलब है एक बार अपनों के साथ जीने का विश्वास पा जाएं, उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके आधार पे हमारी एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो यदि 2 मिनट करके ब्रेक करते हैं तो जीने के पार्ट पे कितनी क्लैरिटी बनी? जीना मतलब क्या? वो जीने का प्रमाण है। अभाव मुँह शिकायत मुक्त जीने। तो जीने का मतलब पहले क्या सोच रहे थे और अभी क्या आया, उसमें कुछ अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है बोलो? जीना पहले किसको बोल रहे थे और अभी जीने का मतलब क्या निकला? बोलिए। माइक। सर, पहले जैसा आगे भी सर ने बोला था कि मकसद के साथ जीना या ऐसा करके कुछ करना जीने का मतलब है, लेकिन अभी जैसा आपने बताया कि पहले मकसद किसको बोल रहे थे? मतलब कि लाइफ में कुछ पहले मकसद इसी को बोल रहे थे कि इंजीनियर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि ज्यादा पैसा कमाना है, कि आईएएस बनना है, कि सेलिब्रिटी बनना है। जी बिल्कुल। अभी मकसद या सेवा करना है, सेवा को भी एक मकसद माना, हाँ, माना गया था, है ना, उसको भी समझेंगे। लेकिन फाइनली क्या हुआ?
अभी जितना फाइनली जो सूत्र बोला कि सापेक्षता में पहचान, जब तक मेरे पास निरपेक्षता नहीं होगी तो सापेक्षता में पहचान ढूंढूंगा। मेरी सफलता के बाद मेरा अहंकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और ये अहंकार जिंदगी के नजदीक ले जाएगा कि जिंदगी से दूर ले जाएगा? दूर ले जाएगा। ये बहुत दुखद स्थिति है कि सारी जिंदगी, सारी मेहनत और सारी सफलताओं के बावजूद नहीं, उनकी वजह से हम जिंदगी से दूर चले गए। कल ही ट्रेन में, कल पिछले शिविर में चर्चा हो रही थी कि स्लीपर में बैठे लोग आपस में आराम से बात कर लेते हैं, फिर 3 AC में चले जाओ, 2 AC वाले लोग कम बात करेंगे, एरोप्लेन में बात ही नहीं होती है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? और सर जो बात करता है उसको ऐसा बोला जाता है कि शायद हाँ। वो पहली बार आए। हाँ, बात करता है तो या तो वो छोटा है, वो मुझसे बात करना चाहता है तो मैं बड़ा हूं, और जिसने पहले बात शुरू की वो छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर, बोलिए कैसा है? आप कहाँ हो? नरेंद्र बापना फ्रॉम भिलवाड़ा। हाँ, मेरे अंकल जो एज में लगभग 75 से अबव है, वो एक बार बॉम्बे गए थे, तो एक पार्क के अंदर वो मतलब घूम रहे थे, अचानक एक सज्जन उनको दिख गए, तो उन्होंने कहा साहब आप कहाँ से पधारे? मतलब ऐसे उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिहाज से उनसे पूछ लिया। वो भी बाहर से आए, भिलवाड़ा से बम्बई गए पहली बार, तो चलो थोड़ा परिचय हो जाएगा तो हमारा टाइम पास होगा। तो वो सामने वाला सज्जन, आपको क्या मतलब? हाँ, ऐसा भी सुनने मिल सकता है। तो इससे एक बात तो समझ में आया कि अब आदमी टाइम पास के मूड में नहीं है। यार क्या मतलब है, मैं क्या टाइम पास करने की मशीन हूँ? नहीं तो सर मैं भी काफ़ी फ़्लाइट्स में ट्रैवल करता हूँ एक्चुअली। मेरा बेंगलोर टू जयपुर और जयपुर टू बेंगलोर आना जाना रहता है। मैं भिलवाड़ा से हूँ लेकिन जॉब मेरी बेंगलोर में। तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो जो आसपास के लोग होते हैं उनका मानसिक स्तर थोड़ा अलग है। हाँ। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो मानसिक स्तर थोड़ा अलग होता है। ये क्यों अलग हो लेकिन रहा है? अचानक से जब कोई निचले मानसिक स्तर वाला आदमी ऊपर के मानसिक स्तर वाले आदमी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो ये डिफरेंसेस आते हैं। जो लैंग्वेज गैप भी होता है, तो लोग इंग्लिश बोलने वाले को सोचते हैं बढ़िया इससे बात करते हैं, हिंदी बोलने वाले को सोचते हैं इससे क्या बात करें, पगड़ी बांधने वाले को सोचते हैं इसके पास नहीं बैठना, जींस पहनने वाले को बोलते हैं इसके पास बैठो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो शिक्षा के स्तर में अंतर की वजह से आती है, जो जिंदगी में नहीं मिलती है। तो इसको ऊंचा कहें कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहें? कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही कभी माना है, superiority। लेकिन शिक्षा के जरिए इसको दूर किया जा सकता है। जैसे ये आपने शिविर लगाया, अभी हमारे पास हर तरीके के लोग अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है वो एक सेम ग्राउंड पे दी जा रही है। ठीक है, कुछ लोग हैं IITians हैं, कोई IIM से हैं, कोई IRS है, कोई IES है, हर तरीके के लोग हैं, और कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग बिल्कुल अभी शिक्षा कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ जो शिक्षा मिल रही है वो एक लेवल पे मिल रही है, सबको एक ही चीज़ समझाई जा रही है। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं है। सबको एक ही चीज कोई समझा दे ये उसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि सब किसी एक चीज को समझना चाहते हैं, वो उनकी जरूरत है इसलिए समझ रहे हैं। यस, हमारी क्या हैसियत कि हम किसी को एक प्लेन पे ला दें? बस इसका मतलब है कि जिंदगी का कोई एक प्लेन है, वहां पे हम सब एक हैं, है ना? एक बार उसको देखेंगे तो ये गैप मिट सकते हैं। बस वही जरूरत है सर। वो हो जाएगा तो फिर ये कोई ऐसा नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं होगा, डिफरेंसेस नहीं आएंगे, और शायद हम भी यही कोशिश कर रहे हैं अभी। बढ़िया, चलिए मुझको चाय का संकेत मिल गया है, तो चाय के बाद चाय पे भी चर्चा करें और चाय के बाद फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।